चलिए, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण और मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक 48.52% 48.52% के आसपास मतदान हुआ है। देवास में 52.11, धार में 49.37। लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये तो बताना है हमारी सहयोगी प्रशंसा को, जो अगले स्टूडियो में मुस्तैद हैं। तो क्षमा सहित ओवर टू यू प्रशंसा। बिल्कुल शुक्रिया शरद जी। तो देखिए, मध्य प्रदेश की ये आखिरी रण की लड़ाई है, लेकिन देखिए वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ कह रहा है, अभी तक कितना मतदान हुआ है, सीटों के जरिए आपको बताते हैं कि किस सीट पर कितना मतदान हुआ है। देवास पर 52.11% वोटिंग हो चुकी है। इधर धार की बात करें तो 49.37% वोटिंग हो चुकी है, यानी कि देवास के मुकाबले में धार में थोड़ी बहुत कम वोटिंग हुई है। लेकिन जैसे जैसे टाइमिंग आगे बढ़ेगी, यह आंकड़ा भी आगे बढ़ जाएगा। अगली सीट की ओर बढ़ते हैं। इंदौर की बात करें तो 38.60% यहाँ पर वोटिंग हो गई है। इंदौर में अभी भी सबसे कम वोटिंग प्रतिशत रहा है। खंडवा की बात करें तो 48.15% यहाँ पर वोटिंग अब तक हो चुकी है। और ये ताजा आंकड़ा आपको बता रहे हैं, ये आंकड़ा जो है वोटिंग प्रतिशत है वो आगे बढ़ भी सकता है। अब अगली सीट की बात कर लेते हैं। खरगोन में 51.48% वोटिंग, ये 1 बजे तक का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। मंदसौर की बात करें तो 50.39% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। रतलाम की बात करें तो 51.13%। इधर उज्जैन की बात करें तो 49.71% वोटिंग हो चुकी है। तो ये वोटिंग प्रतिशत हमने आपको बता दिया कि कहां पर कितना वोटिंग परसेंटेज रहा। लेकिन इंदौर की जानकारी जरा ले लेते हैं। सबसे कम वोटिंग प्रतिशत यहां पर रहा है, क्या कारण इसके पीछे का रहा, कितने मतदाता घरों से निकल रही है या नहीं, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ संवाददाता पीयूष पारे इंदौर से लाइव जुड़ गए हैं। पीयूष, जरा आप तस्वीरें दिखाइए, किस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, लेकिन इंदौर का जो वोटिंग प्रतिशत सामने आया है, क्या माना जाए, क्या नोटा का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है या फिर मतदाताओं को पता है कि एक तरफा मुकाबला इसलिए घरों से नहीं निकल रहे मतदाता? देखिए, बिल्कुल इस बात की आशंकाएं भी जताई जा रही थी। और आपने कहा कि चूंकि हम कहाँ पर हैं, तो हम इस वक्त खजराना में मौजूद हैं। ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, 2 बजे का वक्त है और आप देखें कि यहाँ पर गर्मी के तेवर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो वोटर्स हैं वो भी यहाँ पर घरों से निकल रहे हैं। और ख़ास तौर पर क्या कुछ मुद्दे हैं मुस्लिम क्षेत्रों में, वो भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि मुकाबला तो अभी भी दिलचस्प है ही। बीजेपी भले ही कह रही है कि मैदान साफ है, लेकिन नोटा को लेकर कुछ टेंशन है भी। महमूद जी, क्या कुछ आप देख रहे हैं? हम लोग, आपने मतदान कर दिया है, क्या मुद्दे लेकर आए हैं, क्या सोच रखते हैं आप वोटिंग को लेकर? वोटिंग को लेकर हम ये सोचते हैं साहब कि कम से कम महंगाई कम हो और ये जो अपने यहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं आपस में करवाए जाते हैं, ये ख़त्म हो। सब हिंदू मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बरसों से जुड़े हुए हैं, कोई किसी से जुदा नहीं है, मगर सबको बिल्कुल अलग अलग कर रखा है नेता लोगों ने। ये बताइए, नोटा को लेकर एक बात कही जा रही थी, वो कितना चल रहा है इंदौर में लोगों के मन में? लोटा तो समझ लीजिए आपके 100 में से 90%, 100% ही बिल्कुल चल रहा है। ये चलेगा इस बार नोटा? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि पब्लिक परेशान हो गई है। आए दिन लड़ाई झगड़े, ये वो, धंधे बिजनेसों में परेशान हो गए हैं लोग। ये देखिए, आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, यहाँ पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी दिन के वक्त यहाँ पर निकल रही हैं और वोटिंग डालने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुँच रही हैं। खास तौर पर कहाँ से हैं मैडम आप? मैं डाल दिया आपने? जी डाल दिया। क्या क्या कुछ मुद्दे देख रही हैं आप? यहाँ पर विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ, कितना कुछ इस क्षेत्र में हुआ है? सर मैं कुछ सोचती हैं आप, वोट डालने आती है तो? जी सोचते हैं ना, क्यों नहीं सोचते क्या हैं। क्या सोचती है बताइए? यही सोचते हैं कि अपनी इसका काफ़ी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट हो और आने वाले कल में अपने बच्चों को काफ़ी फैसिलिटीज़ मिले इन चीज़ों में, यही सोचते हैं। काम हो रहा है आपको लगता है? क्या कुछ दिखती है? काम तो हो रहा है, पर एटलीस्ट अभी जो देखते हैं उस माहौल के हिसाब से तो सब चीज़ों में कम लग रहा है, मतलब प्रोग्रेस कम है अभी हर चीज़ों का। तो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे बच्चों को फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा वो बेनिफिट इस सब चीज़ों का मिले। सरकार तो कहती है योजनाएं हमने लेकर आए हैं, महिलाओं के लिए भी लाए। बेनिफिट इधर तक नहीं आता है। हम तो यही सोचते हैं कि हमको कई चीज़ों का हमारे बच्चों को भी नहीं मिल पाता है और हमको भी नहीं मिल पाता है इन चीज़ों का बेनिफिट। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो यंग हैं और जो नए न्यू मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए सबको इन चीज़ों का बेनिफिट मिले। तो ये देख रहे हैं आप तस्वीरें, खास तौर पर महिलाएं हैं और मुखर भी हैं। हम ये कहते हैं खजराना इलाका है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लेकिन ये मुस्लिम महिलाएं काफ़ी मुखर भी नज़र आ रही हैं और जिस तरीके से अपने अधिकार की बात होती है। क्या नाम है मैडम आपका? रहीमा भी।
जी आपने वोट डाल दिया है? जी डाल दिया। क्या क्या देखती हैं, क्या सोच कर आती हैं आप जब मतदान केंद्र आती हैं? क्या क्या विकास हो रहा है, डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, पढ़ाई है, क्या कुछ सोचती हैं आप? क्या बोलूँ हमें। चलिए ये देखिए यहाँ पर खास तौर पर आपने देखा है और हम दिखा रहे हैं कि लगातार ये कतारें भी लगी हुई है, खास तौर पर जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र खजराना है वहाँ पर भी नोटा को लेकर फैक्टर भी है, चूँकि इंदौर के लोग ये कह रहे हैं कि नोटा का फैक्टर भी है। कितना असर दिखाएगा ये परिणाम सामने आने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में भी खास तौर पर मतदान को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। चलिए जी, ठीक over है, to you। अभी हालांकि जरूर वोटिंग प्रतिशत कम रहा हो बाकी सीटों के मुकाबले, लेकिन यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो खुलकर अपने विचार जरूर रख रही हैं, क्या मुद्दे हैं उस पर भी बातचीत कर रही हैं। आप बने रहिए, पीयूष हमारे साथ आगे आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल चलिए आपको बता देते हैं कि वोटिंग प्रतिशत की हम बात कर रहे थे, तो पिछले 2 चुनावों में वोटिंग प्रतिशत किस तरीके का रहा है सीटों पर वो बताते, कंपैरिजन जल्दी से कर लेते हैं। 2014 में देखिए इंदौर में वोट प्रतिशत 61.97% रहा, 2019 में 69.34 और अब तक की बात करें तो 38.60% मतदान यहां पर हो चुका है। धार में वोट प्रतिशत की बात करें तो 2014 में 63.62%, 2019 में ये काफी ज्यादा था 70.12% और अब तक की बात करें तो 49.37% ये बना हुआ है। 2014 की इंदौर में वोट प्रतिशत की बात की तो पहले 61 था 2014 में और 2019 में ये बढ़ा इस बार। हालांकि जो वोट प्रतिशत है वो अन्य सीटों के मुकाबले में कम नजर आ रहा है। खंडवा में वोट प्रतिशत की बात करें तो 2014 में ये 70.49% था, 2019 में 76.80% और अब तक 48.15% यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है। अगली सीट की ओर बढ़ते खरगोन का वोट प्रतिशत बताते हैं। 2014 के चुनाव में 66.37%, 2019 में काफी ज्यादा ये बढ़ा 77.69% और अब तक लगभग 35 के ऊपर ये आंकड़ा पहुंच चुका है। मंदसौर में वोट प्रतिशत की बात करें तो 70.87% ये 2014 में रहा, 2019 में बढ़ा 77.80% और अब तक 50.39% वोटिंग हो चुकी है। अगली सीट की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से बताते हैं। रतलाम में वोटिंग प्रतिशत 2014 में 61.81% रहा, 2019 में 75.47% यहाँ पर वोटिंग हुई, यानी कि दूसरे चुनाव में यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा। उज्जैन में वोट प्रतिशत अब देख लेते हैं। 2014 में 65.82% रहा, 2019 में बढ़ा वोटिंग प्रतिशत 75.33% रहा और अभी तक की बात करें तो 35 के ऊपर ये प्रतिशत पहुंच चुका है और आगे बढ़ भी सकता है। आगे भी अपडेट आपको देंगे वोटिंग प्रतिशत को लेकर, लेकिन अभी सीधा रुख करेंगे नेक्स्ट स्टूडियो का। ओवर टू यू जया और शरद जी। बहुत शुक्रिया प्रशंसा। और पैनल जो हमारे साथ है उससे इंट्रोड्यूस आपको करा दें। संदीप पौराणिक जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ रहेंगे। सर बहुत स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ संतोष जी हैं, संतोष परिहार कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे और वंदना त्रिपाठी जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगी। संदीप जी, मामला सिर्फ इंदौर में अटका हुआ दिख रहा है के आसपास, बाकी 7 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें कम से कम, अब चूंकि कम होगा, अब 12 बजे से लेकर शाम तक का जो मतदान प्रतिशत है, मेरा अपना अनुमान है कि 20 से 25% के आसपास वो होता है। तो ये पिछले आंकड़ों को ही छूने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इंदौर को छोड़कर, जहां 69 था 2019 में, और इस बार मुझे लगता है कि ये आंकड़ा 58-59 तक सिमट जाए तो हैरत नहीं होनी चाहिए। इंदौर में जोश नहीं है, वही एक कारण है, क्योंकि 2 प्रत्याशी जो थे और ये बड़ी विचित्र घटना हुई है इंदौर में। आप किस तरह देखते हैं ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज को पिछले आंकड़ों के बरक्स? शरद जी, बात सही है कि जो 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इनमें 2019 में 70 और 70 से ऊपर का प्रतिशत रहा था। अभी जो ट्रेंड आ रहा है वो भी ये संकेत दे रहा है कि 70 के करीब तो पहुंचेगा ये। तो ये अच्छा संकेत है, क्योंकि पिछले 3 चरण के जो चुनाव हुए हैं, पहले 2 चरण में मतदान प्रतिशत काफ़ी नीचे था, तीसरे चरण में मतदान लगभग करीब आ गया 19 के। और इस बार भी जो संकेत मिल रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इंदौर को छोड़ दिया है, क्योंकि इंदौर में लड़ाई ही नहीं है, एक ही प्रकार से एक खिलाड़ी दौड़ रहा है। नोटा की जरूर बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि मतदाता में वो उत्साह नहीं है। जब मुकाबले में कोई नहीं होता है तो उसमें रोचकता नहीं होती शरद जी। मैच में अगर एक ही टीम खेले तो रोचकता नजर नहीं आती उतनी। मुझे लगता है कि कांग्रेस के ना होने से वहाँ लोगों में वो उत्साह नहीं है वोटिंग को लेकर। सर, मेरा एक और काउंटर क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि तीसरे चरण में हमने
जो दिग्गजों की सीट थी, चाहे हम विदिशा की बात करें, राजगढ़ और गुना सीट, यहाँ पर 70% को क्रॉस कर गया था, यानी कि 74-73 के आसपास वोटिंग परसेंटेज रहा था। और इधर अगर आप चौथे चरण में आते हैं तो जिन सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर भी इसके पार आसपास निकलेगा जो अभी तक का आंकड़ा हम देख रहे हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या आप मानते हैं? क्योंकि पूर्व में तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि बड़े चेहरे उतरे हैं इसलिए वोटिंग परसेंटेज इन सीटों पर बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर इंदौर को छोड़कर बाकी सीटें जहां इतने बड़े चेहरे तो नहीं है, ना किसी बड़े चेहरे की ओर से यहाँ प्रचार किया गया, तो इसके पीछे की वजह क्या सर? फिर देखिए, मुझे लगता है एक तो आदिवासी जो वोट बैंक है, ये जो सीटें 8 हैं, इनमें 3 आदिवासी वर्ग की हैं, 2 अनुसूचित जाति वर्ग की हैं। तो वो वर्ग हैं जो अपनी हिस्सेदारी और मुझे लगता है जो वो हकदारी के लिए वोट के लिए निकल रहा है। ठीक है, पहले दूसरे चरण में जो मतदान कम रहा, और ये बड़ा बैटल ग्राउंड है मध्य प्रदेश की राजनीति का। मुझे लगता है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, स्थानीय कार्यकर्ताओं से लेके चुनाव आयोग ने भी सतर्कता बरती है। पहले 2 चरण में जो लापरवाही, जिसे मैं मानूंगा कि राजनीतिक दलों ने भी उसे गंभीरता से नहीं लिया और चुनाव आयोग ने भी प्रयास किए, लेकिन वोटर को बाहर निकालने की कोशिश नहीं हुई। उसके बाद आप ये देखिए कि पार्टियां सतर्क हो गई, कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए, और अमित शाह जी को तो भोपाल में आके बैठक तक करनी पड़ी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों की सक्रियता के चलते चौथे चरण में हमें वोट ज्यादा देखने मिल रहा है, और कई इलाकों में हमने देखा है कि आदिवासी अन्य इलाकों की तुलना में ज्यादा सजग है अपने मत के लिए। एक नजरिया और सामने आया है, हालांकि इससे सहमत असहमत हम हो सकते हैं। इसके पहले भी हमने डिस्कस किया कि मध्य प्रदेश के एक सीनियर आईएएस ऑफिसर जो सेवानिवृत्त हैं, उन्होंने सोशल मीडिया में कहा कि नागरिकता कोई दामादी नहीं है कि आपको हम मनाएं, आपसे कहें कि चलो भैया वोट डालो, नहीं तो हम आपको पोहा खिलाएंगे, जलेबी खिलाएंगे, हम आपको ले चलेंगे, प्रेशर कुकर मिलेगा इनाम में, डायमंड रिंग भी मिल सकती है, टीवी भी मिल सकता है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? भले ही आप कोई दंडात्मक प्रावधान ना करें, लेकिन लोगों में इतनी जागरूकता रखिए कि उन्हें शर्म आए कि अगर वो वोट नहीं कर रहे हैं, अगर ये उंगली में स्याही नहीं लगी है तो तकलीफ हो, मतलब ये एक सोशल टैबू बने कि भैया वोटिंग राइट है, वोट नहीं किया है। ये भी एक नज़रिया है, हम इससे सहमत असहमत हो सकते हैं। संदीप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं शरद जी। दिक्कत यह है कि वो जागरूकता व्यक्ति के अंदर पैदा नहीं की जाती है। उसके लिए अभियान, मैं कहता हूँ चुनाव के समय नहीं, चुनाव से पहले भी शिक्षा में ऐसी व्यवस्था हो कि आपका ये अधिकार है तो उसका उपयोग करना जाने। हमारे यहाँ राजनीतिक दल चुनाव के समय बहुत सक्रिय हो जाते हैं शरद जी, लेकिन उनकी कोशिश ये होती है कि आम आदमी, आम मतदाता अपने अधिकारों के बारे में कम से कम जान पाए। मुझे लगता है वही एक कारण है कि मतदाता का प्रतिशत या मतदान का प्रतिशत कई बार बढ़ता नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और हालांकि जिन अधिकारी का मैं जिक्र कर रहा था उन्होंने ये भी कहा कि हमें दूसरे प्रोविज़न भी करने चाहिए। वो कुछ इशारा कर रहे थे कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हम करें कि जिससे लोग आएँ, एक कहीं दबाव भी बने उन पर, लेकिन दबाव मैं समझता हूँ कि एक नैतिक हो तो बहुत अच्छा है। जया अगली खबर की तरफ ले जाएंगे। बिल्कुल, और अगली बड़ी खबर दरअसल मध्य प्रदेश से आगे निकलते हैं, हम आपको दूसरे राज्य में लेकर चलते हैं। मुजफ्फरपुर की बात करते हैं। पीएम मोदी यहां पर दरअसल प्रचार के लिए पहुंचे और विपक्ष पर एक बार फिर से करारा हमला बोला। मणिशंकर अय्यर के बयान, जो परमाणु बम वाला उन्होंने बयान दिया था, उसे लेकर एक बार फिर से पूरे विपक्ष को घेरा और ये कहा कि ये लोग इतने डरे हैं, इन्हें सपने में भी परमाणु बम ही दिखाई देता है। कहते हैं पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, नहीं पहनी तो हम पहना देंगे। तो ये एक बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही और ये कहा कि उनके पास आटा बिजली भी नहीं है, हमें नहीं मालूम था कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है तो हम पहना देंगे। जरा सुन लीजिए क्या कुछ कहा बिहार के मुजफ्फरपुर की रैली में पीएम मोदी ने। कल्पना कर सकते हैं ये लोग इतने डरे हुए हैं, इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। अब ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता जिनको रात में भी सोते सोते पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई दे, क्या इनको देश दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को देश दे सकते हैं क्या? ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं।
कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अबे हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। तो एक बड़ा हमला प्रधानमंत्री, बहुत बड़ा हमला है ये पाकिस्तान पर, और बहुत ही बड़ा हमला है कि जिस तरह से उन्होंने एक तरह से बिल्कुल ललकार दिया है पाकिस्तान को। और चुनाव में मुझे लगता है कि अब तक का सबसे बड़ा हमला है ये पाकिस्तान के ऊपर प्रधानमंत्री का, और इस पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया भी निश्चित तौर पर आएगी। काफ़ी बड़ा हमला। संदीप जी, एक क्विक रिएक्शन आपका। देखिए शरद जी, ज्यों-ज्यों चुनाव के चरण गुजर रहे हैं, बीजेपी का स्टैंड बदल रहा है। वो एक नए तरह से अपनी बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो दौर है चुनाव का, इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर हमला करके, और कांग्रेस के नेताओं ने आपको अवसर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के नेता अवसर दे रहे हैं और बीजेपी के मन माफिक आप बॉल दे रहे हैं। मुझे लगता है तो ये छक्का लगाने का मौका है। तो प्रधानमंत्री जी के लिए एक अच्छा अवसर था कि वो पाकिस्तान पर सीधा हमला करें और कांग्रेस को उसमें कटघरे में खड़ा करें। उसका सदुपयोग किया उन्होंने। मुझे याद है कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे जब प्रधानमंत्री, तब भी उन्होंने एक विधानसभा चुनाव में कहा था कि अगर वहाँ मियाँ मुशर्रफ घी के चिराग जलाएंगे, अगर तो बड़ी चर्चा हुई थी पाकिस्तान में इसकी। तो पाकिस्तान एक बहुत ही स्वाभाविक तौर पर बीजेपी और प्रधानमंत्री के अटैक का केंद्र बिंदु होता ही है। एक क्विक रिएक्शन इस पर कांग्रेस का भी ले लेते हैं, फिर बीजेपी का भी। जी संतोष जी। देखिए क्या शरद जी, सबसे बड़ी बात तो ये जिस समय पाकिस्तान की बात करी है इन्होंने, जो अभी जो पूरे भारतवर्ष में जो चुनाव चल रहे हैं, केवल पाकिस्तान, औरंगजेब, मंगलसूत्र, उसकी बात हो रही है। जो उनकी पूर्व की गारंटी है उसकी बात नहीं हो रही। ये नहीं बता रहा है कि 2 करोड़ लोगों के साल में जो रोजगार देने की बात करी थी उसका क्या हुआ। वो ये नहीं बता रहा है कि 15 लाख सबके खाते में आने की बात करी थी उसका क्या हुआ। वो ये नहीं बता रहे किसानों की आय दुगनी हुई उसके क्या हुआ। वो ये नहीं बता रहे कि उनके पुराने जितनी भी गारंटी थी झूठी साबित हो रही, देश की जनता देख रही है। अब ये रोज यही बातें करेंगे और हो सकता है कि आगे कल जो है आक्रमण की जो करना करे ना। देश के प्रधानमंत्री हैं, सब सर्वोच्च पद पे बैठे हुए, उनको क्या शोभा देता है क्या? आपके लोग मौका क्यों देते हैं? नहीं, देखिए मौका क्यों दे रहा है? परमाणु बम का क्यों जिक्र? अप्रैल के इंटरव्यू की बात है। देखिए जो बातें हो रही है शरद जी, कैसे कैसे क्या हो रहा है, रोज क्या क्या हो रहा है दिख ही रहा है ना। वो उसके अंदर हमारे कौन से घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि हम मंगलसूत्र छीन के जो सबको दे देंगे? कौन से आरक्षण की बात ये जो झूठ जो पूरे देश के अंदर जो व्हाट्सएप इंडस्ट्री द्वारा जो फैलाया जा रहा है, उसका देश की लोकतंत्र के उसमें देश में जनता ही जवाब देगी। रखते होंगे फिर की बात देखिए, निश्चित तौर पे हमारे देश के प्रधानमंत्री मणिशंकर अय्यर से असहमत है। मणिशंकर बिल्कुल असहमत है, कोई बात ही नहीं है। जो बातें देखिए शरद जी, चुनाव जो हो रहा है इस समय रोजगार की बात नहीं करके, बेरोजगारी की बात नहीं करके, लोग किसान परेशान आत्महत्या कर रहे हैं, उसके देश के अंदर महिला अत्याचार में बढ़ते जा रहे हैं, उसकी बात नहीं करके ये जो डिबेट जिस स्तर पे जो प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं, ये उनकी बौखलाहट है। वो इनको मालूम है कि जो सुबह शाम तक जो सपने में राहुल जी आ रहे हैं उनके कि पूरे इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन के जो घबराए हुए हैं। और एक मिनट, बिहार के अंदर एक मेरी बात हो गई आपकी बात। बिहार के अंदर जो है प्रधानमंत्री जी इतने बार झूठ बोल चुके हैं कि हमेशा जो 5 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज देते हैं, और आज भी बिहार पिछड़ा हुआ है। तो पूरा देश देख रहा है, उसका जवाब देश की जनता ही देगी। जी नमस्कार शरद जी, नमस्कार जया जी, और सभी जो मतदाता भाई बहन हैं उनसे ये अपील है कि कृपया अपने घरों से बाहर निकले। लोकतंत्र ने आपको एक बहुत बड़ी शक्ति दी है, जाएं उसका प्रयोग करें, अपना मत दें और अपने नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं, इस यज्ञ में अपनी आहुति दें। अब जो ये संतोष जी टिप्पणियां कर रहे थे उस पर मैं आ जाती हूं। तो ये बताइए कि आपके जो माननीय यशस्वी आला कमान राहुल गांधी जी हैं, उनके जो चाचा, उस्ताद, गुरु कहलाने वाले सैम पित्रोदा जी हैं, उन्होंने भारतीयों की तुलना चाइनीज, अरबी, दक्षिण भारतीय, अफ्रीकन से करी। हमने तो नहीं कहा। मणिशंकर अय्यर जी परमाणु बम के नाम से डरा रहे हैं, हमने तो नहीं कहा। तो मुद्दों को भटकाने का कार्य कांग्रेस पार्टी कर रही है। हम तो निरंतर ये कह रहे हैं कि हम विकास के एजेंडे पे चुनाव लड़ रहे हैं, गरीब कल्याण के एजेंडे पे चुनाव लड़ रहे हैं। 2037 में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने पर चुनाव लड़ रहे हैं।
हम इस बात पर चुनाव लड़ रहे हैं कि किस प्रकार से हम महिलाओं का सशक्तिकरण करें, किस प्रकार से युवाओं को रोजगार दें। हम तो इन्हीं बातों पर चुनाव लड़ रहे हैं। एजेंडों को भटकाना, सांप्रदायिकता की हिंसा फैलाना, जाति की बात करना, वर्गीकरण करना, ये आप लोगों का काम है। आपके जो घोषणा पत्र है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटीज, फॉर द माइनॉरिटीज एंड माइनॉरिटीज। आज 21वीं सदी में बैठकर जब हम भारत को विकसित बनाने की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी फिर से वही माइनॉरिटीज मेजॉरिटीज की राजनीति कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी स्वयं जनता को ये बता रही है कि आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली पार्टी नहीं है। वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी को लेकर हमारे सारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और बिल्कुल अवश्य हम उन गारंटीज को पूरा करेंगे और 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में हम जीतेंगे। बिल्कुल, गारंटी जो हैं, जो डेवलपमेंट की बात है, विकास की बात है, चाहे कांग्रेस ने की हो या बीजेपी ने बात की हो, इससे मैं इत्तेफाक ज़रूर रखता हूं कि बहुत हद तक फोकस उस पर होना चाहिए। लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब ने क्या कुछ कहा है ये भी हम आपको सुनवाएंगे और ये भी बताएंगे कि चौथे चरण के जो 3 बड़े बयान हैं दिग्गज लीडर्स की तरफ से जो सामने आए हैं, स्टालवर्ड्स की तरफ से जो सामने आए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए फारूक अब्दुल्ला तमाम मसाइल पर क्या कुछ नज़रिया अपना रख रहे हैं। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं, हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो कि वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, ये याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। तो फारूक अब्दुल्ला अपने ख़ास अंदाज में अपनी बात कहते हुए, और चौथे चरण के जो 3 बड़े मुद्दे हैं जिनकी गूंज खूब सुनाई दी है, ये मसले क्या हैं? अडानी अंबानी से लेकर पाकिस्तान तक की बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला हुआ है। तो एक नज़र डाल लेते हैं कि ये 3 बड़े मसले किस तरह से सामने आए हैं और प्रधानमंत्री इसको लेकर क्या अपनी बात कहते हुए नज़र आए हैं। अगर हम बात करें चौथे चरण के 3 बड़े मसलों की, से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है? We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। कि दुनिया का विश्व गुरु बनना हो तो ये ज़रूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। पिछले 10 साल से सारा मेहनत बंद है। ये वो मसले हैं जो पहले भी मुसीबत में डाल चुके हैं मणिशंकर अय्यर, और उनका जो चाय वाला और फिर एक अभद्र टिप्पणी प्रधानमंत्री को लेकर जो थी वो बड़ी मुश्किल में डाल गई। और यही काम सैम साहब ने किया। समझ ही नहीं आया कि क्या ज़रूरत थी विरासत कर का मसला उठाने की, और उसके बाद दूसरा मसला भी उन्होंने जिस तरह से उठाया, ये दोनों मसले बड़ी मुश्किल कांग्रेस के लिए पैदा कर गए। चाहे वो तथाकथित नस्लीय टिप्पणी हो
सैम पित्रोदा साहब की, जिसमें भारत में वो अलग अलग क्षेत्रों के रहने वालों के अलग अलग रंग रूप प्रकार को लेकर टिप्पणी कर रहे थे। ये भी एक आप सदीप कह रहे थे कि ये वाकई एक बड़ा मसला है कि चुनाव के समय आपकी ज़ुबान बहुत संतुलित होनी चाहिए, और कांग्रेस यहाँ आप जबकि बीजेपी की तरफ से संविधान के कुछ बयानों को छोड़ दें, हालांकि उसका प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने खुद खंडन किया, लेकिन फिर भी उनके 4-5 लीडर्स ऐसे थे जो संविधान को लेकर बोल गए थे, और ये एक बड़ी मुसीबत भी बना बीजेपी के लिए भी। और फिर उसके बाद कांग्रेस के बयान आए, लेकिन फिर भी बीजेपी कम लूज बॉल देती है जितना कांग्रेस की तरफ से लूज बॉल मिल जाती है या बीजेपी ढूंढ लेती है। क्या कहेंगे आप? देखिए शरद जी, कांग्रेस लूज बॉल देती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बीजेपी उसको बहुत तरीके से संभाल लेती है। वो लूज बॉल ऐसी हो कि चौका जा सकता है, वो छक्का जरूर मार लेते हैं उस पर। ये खूबी है बीजेपी के अंदर, और बीजेपी के अंदर से कोई कमज़ोर बॉल आती है तो कांग्रेस उसे उपयोग नहीं कर पाती है। आप एक बयान देखिए प्रधानमंत्री जी का, जो टेम्पो में नोट ले जाने वाली बात, आपने उस बात का काउंटर किया। क्या आपने ईडी में जाके शिकायत की? क्या आप सीबीआई में जाके शिकायत की कि प्रधानमंत्री ने इस तरह का बयान दिया है? तो क्या वाकई में कांग्रेस को काला धन मिला? कांग्रेस ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं, और लंबे समय तक उसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ता है। मैंने पहले भी कहा है आपसे चर्चा में कि कांग्रेस के वो नेता जिनकी राजनीतिक हैसियत कम होने लगती है, आपको याद होगा सदीप जी की गुजरात में भी जो रूपाला साहब की टिप्पणी थी, वो भी मसला राजपूतों को लेकर, वो भी कांग्रेस की तरफ से हमने उसका जिक्र उत्तर भारत में, राजस्थान में शायद वहाँ किया हो, लेकिन मध्य प्रदेश में तो मैंने उसकी गूंज भी नहीं सुनी। मैं वही कहना हूँ शरद जी कि कांग्रेस की एक रणनीति जो है वो बहुत कमजोर रहती है। उन्हें कब किस चीज का सदुपयोग, राजनीति में तो बेहतर उपयोग कब करते हैं आप, उसका राजनीतिक लाभ मिलता है, और कांग्रेस वो चूक कर जाती है। मुझे लगता है कि इस चुनाव में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को मौके नहीं मिले, लेकिन कांग्रेस उन मुद्दों पर खड़ी नहीं रह पाई, और शरद जी उनको समझ नहीं पाई, पकड़ने में भी वो कमजोरी की, और उसी का नतीजा है कि आज प्रधानमंत्री जी हो चाहे बीजेपी हो, लगातार हमलावर होती जा रही है, और कांग्रेस सुरक्षात्मक रुख में दिख रही है मुझे। बिल्कुल, और बीजेपी के साथ एक चीज़ और भी है सदीप जी कि वो भावनात्मक एक रुख जो अख्तियार करती है। जैसे पाकिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री का ये बयान है कि चूड़ियाँ नहीं हैं तो हम भेज देंगे, पहना देंगे चूड़ियाँ। अब ये एक बड़ा हिट करने वाला बयान है। कांग्रेस बयानों को उठाती ज़रूर है, लेकिन आप ये ज़रूर इससे सहमत असहमत हो सकते हैं कि जो एक भावनात्मक रुख होता है, कि कांग्रेस के 2 बड़े नेता शहादत की दहलीज पर चलकर आगे गए, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बाद में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, लेकिन मैंने बहुत कम जिक्र सुना इसका। बहरहाल ये कांग्रेस का अपना विषय है। जी संतोष जी, आपकी टिप्पणी। देखिए शरद जी, सब जो दिख रहा है, प्रधानमंत्री सुबह शाम तक जो बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता, हम भी पूरी हमारी योजनाएं जनता के पास पहुंचा रहे हैं, और जनता के पास पूरी तरीके से पहुंच रही है। बहुत से संसाधन हमारे पास नहीं है, हमारे पास ईडी नहीं है, हमारे पास सीबीआई नहीं है, हमारे पास पूरा प्रशासन जो कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है वो नहीं है। तो लोकतंत्र में जनता है, इसका तय कर लेगी। लेकिन जिस स्तर में जितना ज़्यादा जो है हेट स्पीचें होती जा रही हैं, जो भाषण हो रहा है, ये हो सकता है चटकारी खबर हो सकती है कि उनने का सब मंगलसूत्र और जो भी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है ना। योजनाओं का पलीता लग रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री 20 साल रहे, प्रधानमंत्री आवास 4 करोड़ लोगों को दे दिए, और आप अभी जाएंगे इनके खुद के जिले में जो 30% तक काम नहीं, विदिशा में पूरा काम बंद पड़े, पूरी योजना कागजों की भेंट चढ़ रही है। तो ये सब नहीं दिख के जनता देख ही रही है, और लोगों का रुझान आने वाले समय में लोकतंत्र का मंदिर है, सब ज़्यादा लोग वोट डालेंगे और अपना मत का प्रयोग करेंगे। और जहाँ तक जो बात है, जिस हिसाब से जिस भाषा में प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, अमित शाह जी बोल रहे हैं, ये तो उनकी बौखलाहट साइज दिख रही है ना। अभी केजरीवाल जी का भाषण आया कि उन्हें 75 साल के हो जाएंगे, तो अमित शाह जी को, भैया अमित शाह जी को बनाओ, जिसको जब सरकार बनेगी जब ना। ये पूरा जवाब जो है लोकतंत्र के मंदिर में जनता का है। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य की बहुत कमी है। इसके अंदर जनता वो देख के अपना वोट डालेगी, अपना का प्रयोग करेगी, सीधी बात है। तो इसके अंदर वंदना जी, देखिए संतोष जी, ये जो टिप्पणियां हैं ये आपके ही हेट स्पीचेस हैं, ये आपके ही नेताओं द्वारा आ रही हैं। हम सिर्फ उनका विरोध करते हैं, उनके विरोध में बोलते हैं। हम तो हमेशा विकास की बात करते हैं। आपके नेता क्यों दूसरे देशों का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान का समर्थन करते हैं? वो पाकिस्तान
जिसकी वजह से हम चुनाव पाकिस्तान पे कराने का हो रहा है क्या? चुनाव काहे पे हो रहा है? चुनाव विकास पे करिए ना। क्या आप चुनाव की बात ले आती है? आप विकास की बात करिए, आप मंगलसूत्र की बात कर रही हैं, आप ऑरेंज की बात कर रही हैं। चुनाव काहे पे करा रहे हैं? आप पाकिस्तान में करा लो, बिरयानी खाने आप जाओगे, पाकिस्तान की बिरयानी खाने आप जाओगे, हेड स्पीच आप दोगे। अरे चुनाव विकास पे करिए ना। किसका चुनाव कर रहे हैं? आपकी बोखलाहट दिख रही है। राहुल जी का फोबिया हो गया है। ऑर्डर 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 ऑर्डर, ये कलम मैं ठोक रहा हूं। ऑर्डर ऑर्डर, दोनों पक्षों से, दोनों काबिल पक्षों से मेरी गुजारिश है कि अदालत में शांति बनाए रखें, कहने का तरीका सलीका भद्र हो, संयमशील हो, अनुशासन प्रिय हो, जिससे वो दर्शक जो जज की तरह इस डिबेट को देख रहे हैं वो ये ना कहें कि शरद द्विवेदी सिर्फ बैठे हुए हैं और दोनों जो हैं बहुत ही हमलावर होकर इतनी जोर जोर से बोल रहे हैं कि हमें टीवी का वॉल्यूम धीरे करना पड़ा। मैं क्षमा चाहता हूं दर्शकों, अब बहुत शालीनता से वंदना जी भी अपनी बात कहेंगी और संतोष जी भी कहेंगे, इतने प्रेम से कहेंगे कि अगर आपको नींद भी आ रही हो तो लोरी की तरह, झपकी की तरह लगेगा, आप शायद सो जाएंगे। वंदना जी आपकी तरफ। ये क्षमा करें शरद जी, देखिए जब जब पाकिस्तान की बात आती है तो हर भारतीय का खून खौल उठता है, और मेरे भाई संतोष जी उनके समय में मैंने नहीं बोला था, तो उम्मीद है मुझे भी मेरी बात रखने का मौका दिया जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी को आप भी नहीं झुटला सकते संतोष जी कि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं वो हमसे डरते हैं। आज वो हमारी तरफ आंखें बड़ी करके नहीं देखते, आंखें झुका कर देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने विश्व पटल पर भारत का नाम अंकित किया है। तो आप लोग ये नाच ना आवे आंगन टेढ़ा वाली बातें मत किया करिए, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा वाली बातें मत किया करिए। आप इस बात को मानिए कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को मजबूत करने का कार्य किया है। रही बात आप जब ईडी सीबीआई पर आते हैं तो ये बताइए कि आपकी पार्टी से छोटा जो मंडल का कार्यकर्ता है उससे लेकर आपके बड़े बड़े विधायक सुरेश पचौरी जी जैसा एक वट वृक्ष वो भी हमारी पार्टी में आया। क्यों? उन्हें ईडी सीबीआई का डर था? जवाब नहीं। देते हैं वंदना जी, ईवीएम का डर था? नहीं। इसलिए जी संतोष जी। देखिए शरद जी, मैं भी बहुत विनम्रता से बोल रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि नहीं कोई बात। देखिए हम जो आपने बोला कि हमारे जो कांग्रेस के जो पचौरी जी और अन्य जो है आपके पास जो हजारों कार्यकर्ता जा रहे हैं, तो वो क्यों जा रहे हैं? तो आप ये थोड़ा सा क्या है अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी में एक वॉशिंग मशीन है और मशीन में जितने भ्रष्टाचारी जाएंगे धुल जाएंगे। अरे आप तो जिसको और भी कचरा ले जाना वो ले जाइए। लोकतंत्र में लोकतंत्र में जो आज संघर्ष करेगा, जो कांग्रेस पार्टी के विचारों पे चलेगा, जो गांधी जी के विचारों पे चलेगा वो जाएगा, और जिसको गोडसे की विचारधारा में जाना है वो जाए। भैया ऐसे लोग कल जा रहे हो आज चले जाएं। वो जहां तक जाने आने से कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि शिवराज सिंह जी पूरे मुख्यमंत्री, कमलनाथ जी के नेतृत्व में 25-30 हजार लोगों ने रजिस्टर्ड जिनके नाम है। आप तो जो है 1000 के नाम भी नहीं बता पाएंगे, हम तो 25,000 के नाम नंबर सहित बता देंगे जिनने लाइन लगा के टाइम ले लेके जो कांग्रेस ज्वाइन करी थी। आया गया का टाइम लगा रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता भगवान है, जनता मालिक है, जब जनता अपने मत का प्रयोग करके उसका बोल लीजिए वंदना जी, 10 सेकंड है आपके पास। देखिए मैं मानती हूँ कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने देश को आजाद कराया था, वो भी एक कांग्रेस पार्टी थी, और ये कांग्रेस पार्टी है जो देश को तोड़ने की बात करती है। तो देखिए अब ये वो कांग्रेस पार्टी नहीं रही जो वो पहले थी। पहले जो कांग्रेस पार्टी थी वो भारत को आगे बढ़ाने की बात करती थी। रही बात आप जो ये कह रहे हैं कि आप लिस्ट दे सकते हैं, तो हम भी आपको लिस्ट प्रदान कर सकते हैं, आपको तथ्य प्रदान कर सकते हैं कि आपकी पार्टी से कितने कार्यकर्ता, लाखों की संख्या में कार्यकर्ता कह रही हैं और कह रही हैं मुझसे कि अगले स्टूडियो की तरफ चलना है। वहां शिवालिका नाम की हमारी सहयोगी जो है वो तैयार हैं और कुछ नवीनतम जानकारियों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होने वाली हैं। तो हे जया, आप हमें ले चलिए दूसरे स्टूडियो की तरफ। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट स्टूडियो चलते हैं और बात करते हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद ये पहला चुनाव और उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी, ऐसे में 29 की 29 लोकसभा सीटों पर उन्होंने भी पूरी ताकत झोंकी है। किस तरह से वो सक्रिय रहे, किन किन सीटों पर, शिवालिका के पास। शिवालिका।
शुक्रिया जया। तो एमपी का आखिरी रण फिलहाल जारी है, चौथा चरण होने जा रहा है। एमपी की आखिरी 8 सीटों पर आज कई नेताओं की, दिग्गज नेताओं की, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, दाव लगा हुआ है, उनकी साख दाव पर है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही कोशिश लगातार जारी है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि अपनी सीट बचाए रखे, तो वहीं कांग्रेस कब्जा करने की कोशिश कर रही है। दर्शकों को समझाते कि सीएम मोहन यादव ने किस तरह धुआंधार प्रचार इस चरण में करते नजर आए। चारों चरण में 2 अप्रैल से 11 मई के बीच 197 सभा सीएम मोहन यादव ने की है। तो आप देख सकते हैं एमपी की 29 सीटों पर जोर लगाने के लिए एमपी के सीएम मोहन यादव ने क्या धुआंधार प्रचार किया है। उन्होंने 185 से अधिक विधानसभा क्षेत्र में सीएम मोहन यादव ने पहुंचने की कोशिश की है। 29 लोकसभा सीटें हैं, 230 विधानसभाएं, उसमें 185 विधानसभा तक पहुंचने का प्रयास लगातार सीएम मोहन यादव कर रहा है। सीएम मोहन ने 56 रोड शो किए हैं, तो 29 सीटों पर लगातार ताकत झोंकते सीएम मोहन यादव नजर आए। 56 रोड शो सीएम मोहन यादव के हुए। 22 प्रत्याशियों के नामांकन में खुद सीएम मोहन यादव शामिल हुए हैं। तो 29 में से 22 प्रत्याशियों के नामांकन रैली में सीएम मोहन यादव शामिल हुए, मेगा रोड शो करते नजर आए, प्रचार प्रसार में ताकत झोंकते सीएम मोहन यादव नजर आए। तो वहीं 13 जिलों में रात्रि विश्राम भी किया। सीएम मोहन यादव ने चारों चरण में लगातार ताकत झोंकी है और 13 जिलों में रात्रि विश्राम उन्होंने किया। लगातार 2-2 दिन प्रचार में वो जुटे रहे और प्रत्याशियों के लिए वोट जुटाने के लिए लगातार जुटे रहे। सीएम मोहन यादव ने चारों चरण के लिए लगातार मेहनत की, लगातार ताकत झोंकी और इस तरह चारों चरणों में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। ओवर टू यू शरद जी। बहुत शुक्रिया शिवालिका। और भोपाल में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी काफ़ी सक्रिय है। संगठनात्मक शक्ति बीजेपी की किसी से छिपी नहीं है और यही वजह है कि संगठन गढ़े चलो, निरंतर बढ़ते चलिए आगे। बीजेपी की प्रबंधन टीम ने महिला वॉर रूम बनाया हुआ है और बंसल न्यूज़ से बातचीत में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा मेंबर माया नरोलिया ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट का जो काम प्रधानमंत्री ने किया है वो महिला वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का हमारा एक बहुत कारगर लक्ष्य है और इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और महिलाओं पर विशेष फोकस करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे जो काम हैं यानी बीजेपी के जो काम हैं वो महिलाओं को अधिक संख्या में वोट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बंसल न्यूज़ पर बोली हैं माया नरोलिया, जो कि महिला मोर्चे की मध्य प्रदेश की हेड है और साथ ही राज्यसभा के मेंबर। सुनिए क्या कुछ कहा। हमारे साथ माया नरोलिया जी हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। मैम, आज जो महिलाओं की ये नई पहल है, आप वॉर रूम में हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने की कवायद है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, लोकतंत्र के इस महायज्ञ में, लोकसभा के चौथे चरण के चुनाव में माताओं बहनों का वोट प्रतिशत 100% हो, इसलिए महिला मोर्चा ने ये कमर कस रखी है और पूरा महिला मोर्चा इस समय मैदान में उतर चुका है। आज बार रूम में हमारे 27 हमारी बेटियां भी हैं, माताएं भी, हम 27 लोग प्रत्येक मंडल अध्यक्ष को, पदाधिकारी को, बूथ स्तर के कार्यकर्ता को, लाभार्थी बहनों को, स्वयं सहायता समूह की बहनों को फोन लगाकर ये संदेश दे रहे हैं कि लोकतंत्र के इस महायज्ञ में आपकी एक मत रूपी आहुति आप अवश्य दीजिए और भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल को वोट दीजिए। अच्छे नेतृत्व को चुनिए, अच्छी सरकार को चुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट दीजिए, देश के लिए वोट दीजिए, भारत माता के लिए वोट दीजिए। और पूरी मातृशक्ति बहुत अच्छे से इस काम को कर रही है और इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है कि माताओं बहनें भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर जा रही है, लंबी लाइन लगी है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर रही हैं। ये थी हमारे साथ माया नरोलिया जी, जिन्होंने बताया कि बीजेपी की वोटिंग को लेकर, ये कवायद को लेकर महिलाएं अपनी वोटिंग्स के लिए अलग अलग जगह पर बात करके महिला वोटर्स ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, उसकी ये बीजेपी कवायद कर रही है। कैमरामैन रणवीर के साथ मयंक दुबे, बंसल न्यूज़ भोपाल। माया नरोलिया जी को आपने सुना कि किस तरह से बात आगे बढ़ रही है। संदीप जी, ये भी एक बड़ा अंतर पैदा करता है। भारतीय जनता पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो उनकी ताकत है, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। ये एक बड़ा अंतर पैदा करती है और ये चूँकि उन्होंने इनहेरिट किया हुआ है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनके डीएनए में है। चूँकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जो दूसरे सेवा प्रकल्प संचालित करने वाले आनुषांगिक संगठन हैं
भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, जो वैसे तो भारतीय जनता पार्टी से दूर रहते हैं, लेकिन जब आवश्यकता होती है मदद की भारतीय जनता पार्टी को, तो बहुत बिना चेहरे के वो काम करके फिर अपने अपने कार्यों की तरफ चले जाते हैं। ये एक बड़ी शक्ति है जिसकी हालांकि कांग्रेस ने काफ़ी कुछ, कमलनाथ जी ने काफ़ी कोशिश की कि वो बार बार वो दोहराते भी थे कि हमारी टक्कर। चलिए क्या कुछ कह रहे हैं वीडी शर्मा जी, सुन लें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रभारी जी, सह प्रभारी जी, संगठन महामंत्री जी, आज सब लोग बस प्रयोग किया है कि इस बार महिला बार रूम बना करके विगत 5 दिनों से लगातार हमारी बहनें इस काम में लगी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, यानी महिला टर्नआउट कैसे बढ़े। और जो मोदी जी की मंशा है कि मातृशक्ति वंदन और महिला सशक्तिकरण, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार एक विशेष जो प्रयोग किया है, इसके लिए ये टीम बधाई की पात्र तो है ही। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आपके बीच आए हैं और मुख्यमंत्री जी भी आपको धन्यवाद भी दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी इस अवसर पर हम लोगों को कुछ कहेंगे भी, तो इसलिए मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अपनी महिला टीम लगातार लगी है और एक विशेष प्रयोग किया है, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री अलग प्रकार का देश का पहला अनुभव भी है भारतीय जनता पार्टी के। इस महिला बहनों के लिए वार रूम बना करके इनके माध्यम से हमारी चुनावी प्रक्रिया में खासकर इफेक्टिव लोगों तक बात कराना। तो महिला जनप्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह, नारी वंदन समूह, अलग अलग प्रकार की अलग अलग श्रेणियों की बहनों से उनकी काम की गति बढ़े, उनको चुनाव निर्वाचन से जोड़ने के लिए मैं प्रदेश भाजपा इकाई के अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे प्रभारी द्वय माननीय महेंद्र सिंह जी, सतीश जी भाई साहब, हमारे संगठन महामंत्री हितानंद जी भाई साहब, सबको बधाई दे रहा हूँ। मैं तो देख के आश्चर्यचकित हूँ कि ये जब सब करोगे तो फिर कांग्रेस कहाँ बचेगी, उसको कौन पता लगेगा। जितने मोर्चे हो सकते हैं, वास्तव में ये बहनों का और खासकर इस बार और ज़्यादा महत्व है, क्योंकि लगातार जिस ढंग से कांग्रेस ने बहनों के लिए गलत मानसिकता रखी, उनकी इज्जत उतारने का काम किया, ये जवाब है उनका सकारात्मक दृष्टिकोण से। उनका काम वो करे, लेकिन हम अपना काम कैसे कर सकते हैं ये चुनाव बताएगा। कांग्रेस ने जो जो गलतियां की हैं, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता ये होती है, और कांग्रेस के लोगों को इस तरह की कल्पना भी नहीं कर सकते। वो केवल निर्वाचन की बात कर सकते हैं, लेकिन निर्वाचन के पीछे जो ताकत लगना चाहिए, जो भाव होना चाहिए, जो पवित्रता होना चाहिए, इसका सर्वथा अभाव रहता है। और मैं तो मान के चलता हूँ कि ये सीखने लायक है। आने वाले समय में हमारे अपनी अच्छी योजनाओं को लेकर के भी आपके इस रूम का लाभ ले सकते हैं, बहनों का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि सरकार के बहुत सारे अभियान चलते हैं। उस अभियानों में आधी आबादी बहनों की है, तो स्वाभाविक रूप से उनका सकारात्मक एक सीखने लायक एक टॉपिक मिल गया है कि हम अपनी व्यवस्थाओं, यद्यपि आज मैं जिस पोलिंग पे गया था, अभी निर्वाचन ने भी चालू कर दिया कि वो 100% बहनों का पोलिंग था, सभी व्यवस्था संभाल रही। तो वास्तव में ये इन चीज़ों को संभालने का, और खासकर चुनाव की चलती व्यवस्था में मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये भाजपा ही है जिसने राज्य में 50% अपना सब अधिकार दिया है निर्वाचन स्थानीय निकाय में, और माननीय मोदी जी ने पहली बार 33% दिया है आने वाले समय 29 के लिए। तो आप सबकी इस नेतृत्व कुशलता और क्षमता से आने वाला भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। और ट्राइबल के लोग बात करते हैं, हमने तो ट्राइबल में भी बहनों को झाबुआ, धार, बचा क्या, दोनों ही तो दीदी बहनों की सीटें हैं, दोनों लोकसभा की सीट भी। चलिए, तो ये मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी महिला वॉर रूम में थे। जो अखिलेश सेन भी इंदौर में हैं, वहाँ भी वॉर रूम में वो मौजूद हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं। अखिलेश, आप वॉर रूम में हैं, क्या अपडेट है वहाँ और किस तरह की चीज़ें हैं? अगर हम बात करें पोलिंग को लेकर, क्या रिव्यू है? जी अखिलेश। बिल्कुल शरद जी, जिस प्रकार से इंदौर में वोटिंग परसेंटेज गिरा है, 38% अभी तक वोटिंग हुई है, इसको लेकर कहीं ना कहीं कमर कस ली है। और अभी जो बीजेपी के जो नेता हैं वो 60% वोटिंग ले जाने की यहाँ पर बात कर रही है। अब बीजेपी बात क्यों करती है, वो तस्वीरें जरूर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि ये वो तस्वीरें हैं बीजेपी कार्यालय की। ये तस्वीर है, वार रूम बनाया गया है, लगभग 3 फ्लोर पर ये वार रूम बनाया गया है, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और जिसमें 150 से अधिक जो लोग हैं वो यहाँ पर काम करते हुए
दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं ये बार रूम में बैठे हुए हैं और जो फीडबैक है वार्डों की वो उनके द्वारा ली जा रही है। तो ये देखिए ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर ये वार्डों के अध्यक्षों के नाम है, उसके बाद वार्डों अध्यक्षों के मोबाइल नंबर, और इन्हीं मोबाइल नंबर पर कॉल कर कर उन लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है और यहाँ तक कि पूछा जा रहा है कि उनके वार्ड में अभी जो वोटिंग है वो बहुत कम हुई है और वोटिंग बढ़ाने की यहाँ पर बात भी कही जा रही है। तो तमाम जो यहाँ पर जो बूथ अध्यक्ष के पास जो कार्यकर्ता हैं ये बैठे हुए हैं बार रूम में और ये फ़ोन के माध्यम से उन लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और ऐसे ही 150 लोग हैं वो हर फ्लोर पर बैठे हुए हैं। तो बीजेपी क्यों कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी कही जाती है उसका ये सीधा सा ये उदाहरण है कि यहाँ देखिए कि किस प्रकार से जो बीजेपी है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है, बीजेपी की जीत निश्चित है, उसके बावजूद भी बीजेपी जो काम करती है वो देखने लायक होता है, क्योंकि और जो अन्य पार्टियाँ उन्हें बीजेपी से सीखना चाहिए। क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं, साफ तौर पर देखिए कि तमाम जो लोग हैं वो फ़ोन यहाँ पर लगा रहे हैं, फीडबैक यहाँ पर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, 38% वोटिंग हुई है 2 बजे तक, उसको लेकर कहीं ना कहीं पर अब जो वोटिंग परसेंट बढ़े यानी कि 60% तक वोटिंग परसेंटेज पहुँचे, उस बात को लेकर कहीं ना कहीं पर अब जो बीजेपी अब वो तैयार हुई है। और तमाम अभी नगर अध्यक्ष यहाँ पर खुद पहुँचे थे और उन्होंने खुद फीडबैक लिया और लोगों से बातचीत की, बूथ अध्यक्षों से बातचीत की जा रही है, कार्यकर्ताओं से बातचीत की जा रही है, ताकि जो वोटिंग परसेंटेज है वो यहाँ पर बढ़ाया जा सके। बिल्कुल, और काफ़ी बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी को हम देख रहे थे कि बैठे हुए हैं बालक, जो ख़ास किस्म की हेयर स्टाइल है उनकी, जो युवाओं की पहचान है कि इधर से भी साफ़ और इधर से भी साफ़। तो नहीं, लेकिन यहाँ से साफ़ नहीं है सर, मतलब हेयर स्टाइल बड़ी ज़बरदस्त है कि दोनों तरफ से। और बीजेपी की ताकत है कि वो, बिल्कुल सही बात है कि संगठन की शक्ति जोड़कर वो आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करती है। और इंदौर वाकई चिंता का विषय है, जिस तरह से मतदान का प्रतिशत वहाँ लो गया है, क्योंकि बाकी जगह तो हमें लगता है कि वो पहुँच जाएगा। और वंदना जी, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि वॉर रूम आपके यहाँ बना है। और हम लोग थोड़ी देर पहले वंदना जी ये बात कर भी रहे थे कि जिस तरह से हम सुनते हैं जब भी रिज़ल्ट आते हैं, चाहे यूपीएससी के हों, पीएससी के हों, या 10th और 12th के हों, एमपी के हों, सीबीएसई के हों, एक ही जुमला रहता है, मुझे लगता है हेडलाइन पहले बना लेनी चाहिए, लड़कियों ने, महिलाओं ने बाजी मारी। तो जब 33% आरक्षण हो जाएगा और 50% भी आरक्षण हो जाएगा, तो देखिए यही होगा कि मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि महिलाओं ने बाजी मारी। हमारी हेडलाइन यही होगी कि लोकसभा में पुरुषों की तुलना में अधिक संख्या में महिलाएं जीत कर आई हैं, क्योंकि आप लोगों का कमिटमेंट, आपकी मेहनत, इसमें कोई मुझे स्वीकारने में हिचक नहीं कि कोई तुलना नहीं है पुरुष और महिलाओं की, दोनों बहुत महत्वपूर्ण जीवन के दो पहिए हैं। लेकिन फिर भी महिलाएं अपने कमिटमेंट में, अपने मेहनत में, अपने डेडिकेशन में, जबकि उनके लिए फूल नहीं बिछाए हैं हमने रास्ते में, उनके लिए हमने मुश्किलें ही खड़ी की हैं। घर से मुश्किलें शुरू होती हैं, कहाँ जाओगी, क्या करोगी, राजनीति में बड़ी मुश्किल है, आईएएस बन जाओगी तो कैसे ट्रांसफ़र होंगे, यहाँ जाओगी पढ़ने के लिए कोचिंग तो बड़ी मुश्किल होगी, क्या कहेंगे लोग, क्या सोचेंगे लोग। लेकिन फिर भी हेड्स ऑफ है महिलाओं को, चाहे वो राजनीति की हो। और मैं वो दिन बहुत देखना चाहूँगा जब हम ये हेडलाइन कहेंगे कि लोकसभा चुनाव 2029 के नतीजे और महिलाओं ने बाजी मारी। एक क्विक रिएक्शन वंदना जी आपका। बहुत बहुत साधुवाद आपका शरद जी, इस प्रकार की सोच रखने के लिए, इस प्रकार का महिलाओं के लिए जो आपने बातें बोली हैं। देखिए, हर पुरुष के अंदर ये सोच अगर आ जाए तो भारत एक अलग ही देश बन जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि महिलाओं के लिए जीवन पुरुषों की अपेक्षा संघर्ष से ज़्यादा भरा हुआ रहता है। मैं भी एक महिला हूँ, आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरा भी एक परिवार है पीछे। आज माया नरोलिया जी वहाँ बैठी हुई हैं, उनके साथ इतनी सारी बहनें बैठी हुई हैं, सब अपना परिवार छोड़कर अपने संगठन के लिए लगी हुई हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए लगी हुई हैं। मैं स्वयं उस वॉर रूम में गई थी, वहाँ पर प्रत्येक वार्ड की प्रभारी को, हर एक पन्ना प्रभारी को फ़ोन करके ये पूछा जा रहा है कि कितनी वोटिंग हुई, वोटिंग परसेंटेज क्यों कम है, वोट डलवाइए। तो देखिए, ये भाजपा की खूबसूरती है, भाजपा संगठन की खूबसूरती है कि यहाँ पे हर व्यक्ति अपना जो योगदान है वो देता है, चाहे वो हमारे मोर्चों के प्रभारी हों, चाहे वो हमारे प्रदेश संगठन के लोग हों, सब कार्यकर्ता भाव से कार्य करते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं हमारे महिला मोर्चा, जो हमारी पार्टी का एक अभिन्न अंग है,
उसने एक बहुत विशेष योगदान किया है। और कहीं ना, और इस सब चीज़ों का कारण है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। आज मोदी जी की वजह से महिलाओं को जो सम्मान मिल रहा है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, आरक्षण मिल रहा है, सुकन्या समृद्धि योजना मिल रही है, उज्ज्वला, इन सब के कारण हर महिला, हर नारी ये चाहती है कि प्रधान सेवक के रूप में पुनः मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और हम उनको अपने प्रधानमंत्री के रूप में जी, हम लोग सभी पैनलिस्ट से मैं कहूँ बड़ी दिलचस्प बात है कि हम लोग महिला दिवस पर 4-5 महिला विधायकों से बात कर रहे थे, बीजेपी कांग्रेस की भी थी उसमें। मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि आप राजनीति में हैं, विधायक हैं, जब घर आप जाती हैं तो क्या आपके जो, माफ़ कीजिएगा, मैंने कहा हस्बैंड जो हैं, क्या वो गर्मा गर्म चाय का प्याला लेकर स्वागत करते हैं कि आइए मैंने पोहा भी तैयार कर दिया, आज दिन भर आपका बड़ा हैक्टिक रहा? तो इस सवाल का तो मुझे ठीक जवाब नहीं मिला। कुछ ने कहा कि हाँ, लेकिन उन्होंने सब ने ये सहमति जताई कि घर जाने के बाद भी जैसी परिस्थितियाँ रहती, कई बार बच्चे कहते हैं माँ आज बहुत भूख लगी है, तो दिन भर जो भी मेहनत की है आप वहाँ एक माँ की भूमिका में तुरंत बदल जाती हैं और किचन जाकर कलछी खनकने लगती है और वो जो बच्चे की फेवरेट डिश है वो तैयार होती है। और हस्बैंड साहब भी अगर कुछ फरमाइश कर देते हैं कि अब आपको फुर्सत थोड़ी मिल गई हो मोहतरमा, तो थोड़ा सा अच्छा जरा बढ़िया एक भरमा करेला बना दीजिए, तो उससे भी ये, इसलिए नारी शक्ति को प्रणाम है, क्योंकि ये उदात्त स्वरूप हम लोग घर पहुंचते हैं तो उम्मीद करते हैं कि गर्मा गर्म चाय का प्याला हो, नाश्ता हो, और पत्नी जो है वो बड़ी खातिरदारी करें और कहें हमारा चेहरा देख करके बड़ी मेहनत की है साहब, बड़ा मुश्किल है पैसा कमाना। लेकिन शायद महिलाएं, जया, मुझे नहीं लगता कि ये बात कहती हैं कि माँ बहुत मेहनत कर रही हूँ, बड़ा पैसा कमा रही हूँ और ये सब आप लोगों के लिए कर रही हूँ। जी, इसीलिए वो महिलाएं हैं। हाँ, इसीलिए वो महिलाएं हैं। ये अलग बनाता है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को। संतोष जी, आप इसमें क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे, क्योंकि मतदान प्रतिशत को लेकर भी बात हो रही है, संगठन को लेकर भी बातचीत हो रही है और ये अलग बनाता है बीजेपी से कांग्रेस को। चलिए इस पर चर्चा भी करेंगे संतोष जी, लेकिन जल्दी से इस पर आप छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद मुझे ब्रेक का क्योंकि इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। निश्चित तौर पे जो है महिलाओं का बहुत देश की राजनीति में योगदान रहा है। महिला जो है सशक्तिकरण हमेशा शुरू से जो है कांग्रेस की भी यही रहा है। हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा जी रही हैं, पूरा दिग्विजय सिंह जी की सरकार में जो है महिलाओं को उस समय महिला सरपंच बनी थी, नगर निगम में जो है उनको जो आधा 50% महिलाओं को अधिकार मिला, तो देश के अंदर मिलना चाहिए। और बिल्कुल जब उनका जब भागीदारी अगर पूरी रहेगी जब भी तो राजनीति के अंदर जो है अच्छा एक संदेश जाएगा और जाना चाहिए। हमारा तो शुरू से प्रयास रहा है कि महिलाओं को जो है आरक्षण मिलना चाहिए, भागीदारी में जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी होना चाहिए। निश्चित तौर पे जब 50% वोट है तो 50% अधिकार लेकिन पता नहीं क्यों महिला प्रत्याशियों के चयन के समय थोड़ी सी कंजूसी दिखा दी जाती है, ये वो उसमें दिखाई नहीं देता। देखिए, जीत का क्राइटेरिया रहता है ना, जीतने के लिए जो है अब अगर जब सब ऐसा नियम ही हो जाएगा कि 50% महिलाओं को लड़ना है तो खोज के लाते हैं ना भोपाल के अंदर हर जगह जो है दोनों पार्टियों में। तो देखिए धीरे धीरे उत्थान होगा और होना चाहिए, निश्चित तौर पर होना चाहिए, इसमें कहीं कोई वो नहीं। ठीक, चलिए फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार